कहानी के शुरू होते ही हम कैथलीन नाम की एक औरत से मिलते हैं जो कि पागलों की तरह किसी को फोन पर यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें वह म्यूजिक नोट्स नहीं दे सकती, तुम समझ नहीं रहे, जो म्यूजिक नोट्स तुम मांग रहे हो वह म्यूजिक कर्स्ड है। यानी अगर वह म्यूजिक कोई सुनेगा तो वह किसी शैतानी एंटिटी यानी किसी शैतानी क्रिएचर के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन फोन की दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर था वह इस बात पर अड़ा था कि मुझे वही म्यूजिक नोट्स चाहिए और उन म्यूजिक नोट्स को मैं रेडियो पर टेलीकास्ट करना चाहता हूँ। इसलिए कैथरीन तंग आकर उन म्यूजिक नोट्स को जलाने का फैसला करती है। जिस बॉक्स में वह म्यूजिक नोट्स थे कैथलीन ने वह पूरा का पूरा बॉक्स ही जला डाला था और उसके ऐसा करते ही यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है और इसी अंधेरे में कैथलीन को दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। यह शायद उसी शैतानी एंटिटी की आंखें थी जो म्यूजिक के जरिए लोगों को काबू किया करता था। कैथलीन उन आंखों पर गौर करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे कोई एक आवाज़ सुनाई देती है और वही एंटिटी कैथलीन को उसी आग में गिरा देती है जो कैथलीन ने खुद जलाई थी और वह बॉक्स बंद हो जाता है जिसमें म्यूजिक नोट्स था। कैथलीन के जलते मरते ही यहाँ तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और इस बारिश की वजह से नोटिस पर लगी हुई उस आग के बुझने पर वह नोट भी बच जाते हैं जिन्हें कैथलीन खत्म करने चाह रही थी, लेकिन इसके बदले वह खुद ही मारी गई। सीन कट होता है और हमें एक ऑर्केस्ट्रा का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हम मेलोडी नाम की मैनन कैरेक्टर को भी देखते हैं। हमें पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा का मालिक इस औरत कैथलीन का दोस्त है जो आग लगने से मारी गई थी। असल में ऑर्केस्ट्रा का मालिक है वो कैथलीन से वह म्यूजिक नोट्स मांग रहा था ताकि अपनी ऑर्केस्ट्रा की म्यूजिक टेलीकास्ट पर वह म्यूजिक बजा सके। लेकिन कैथलीन की हजार समझाने पर भी उसे कैथलीन की बातें समझ नहीं आए। लेकिन आप कैथलीन के मरने के बाद उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। उसे अब रेडियो टेलीकास्ट करने के लिए एक नया म्यूजिक बनाना था जिसके लिए उसके ऑर्केस्ट्रा के सभी मेंबर्स बहुत लगन से काम कर रहे थे। सभी लोगों के चले जाने के बाद मेलोडी इस आदमी के पास आती है। उसने असल में कुछ म्यूजिक नोट्स बनाए थे जिसे वह अपने बॉस को दिखाना चाहती थी और चाहती थी कि उसके द्वारा बनाए गए नोट इसको रेडियो द्वारा टेलीकास्ट किया जाए। पर उसके बॉस को यह म्यूजिक काफी फीका लगता है और बॉस उसे बताते हैं कि उसने दूसरे कॉलीग के म्यूजिक नोट्स को सेलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर मेलोडी बेचारी उदास हो जाती है। सीन कट होकर हमें मेलोडी की बेटी जोई को देखते हैं जिसे सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मेलोडी ने जोई से वादा किया था कि वह एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज जरूर करवाएगी, पर प्रॉब्लम यह थी कि मेलोडी के पास इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए वह दिन रात अपने म्यूजिक नोट्स पर वर्क कर रही थी ताकि उसके बॉस उसके म्यूजिक नोट्स एक्सेप्ट कर ले और उसे थोड़ा बोनस मिल जाए। इस टाइम वो अपने बॉस से ही बात करने आई थी लेकिन उसके नोट्स एक्सेप्ट करने की बजाय वो इसे बताते हैं कि वह इस रेडियो टेलीकास्ट पर कैथलीन की बनाए गए म्यूजिक नोट्स को यूज करना चाहता था। लेकिन अब कैथलीन के मरने के बाद वह अब मजबूर हो गया है। मेलोडी यह चांस गंवाना नहीं चाहती थी इसलिए वह बॉस से कहती है कि मैं कैथलीन के नोट्स ढूंढ कर ला सकती हूँ क्योंकि कैथलीन मेरी टीचर थी और मैं जानती हूँ कि वह अपने नोट्स कहाँ रखती है। मेलोडी अब इस काम के लिए कैथलीन के घर जाती है जहाँ पर उसे मिलती है कैथलीन की सिस्टर। जब मेलोडी उसे बताती है कि वह यहाँ से कैथरीन के म्यूजिक नोट्स लेने आई है तो कैथरीन की सिस्टर उसे घर में नहीं आने देती क्योंकि वह अपने सिस्टम से कह कर गई थी कि मेरे म्यूजिक नोट्स किसी को नहीं मिलना चाहिए। मजबूर होकर मेलोडी अपने काम में जाकर बैठ जाती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि वह अपने मिशन से पीछे हट जाए। उसे किसी भी तरह से वह नोट चाहिए थे इसलिए वह छुपकर पीछे के दरवाजे से वह नोट चुराने के लिए कैथलीन के घर के अंदर चली जाती है। वह स्टोर रूम में आ चुकी थी जहां पर कैथलीन म्यूजिक नोट्स रखती थी और यहां उसे शीशे में किसी का शैडो नजर आता है। उस शैडो को इग्नोर करते हुए मेलोडी अपने काम पर लग जाती है और उससे वह म्यूजिक नोट्स भी मिल जाते हैं जो उसके बॉस को चाहिए थे और जिसे कैथलीन जलाना चाहती थी। लेकिन इन नोट्स के साथ दो रिकॉर्डर भी थे जिस रिकॉर्डर में इन्हीं नोट्स को रिकॉर्ड किया गया था। मेलोडी जब उस म्यूजिक को सुनती है तो अचानक से यहाँ अंधेरा हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और उसे यहाँ अजीबोगरीब विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। उसने विशन में एक लड़की को झील में डूबते हुए देख रही थी। इससे पहले उसे विशन में खोए खोए कुछ हो जाता। यहाँ अचानक से एक कौवा खिड़की से टकराता है और उसकी आवाज़ उसे होश में ले आती है। मेलोडी अब बिना वक्त ज़ाया किए उस बॉक्स को उठाकर अपनी कार के पास ले आई। वह यहाँ से फौरन जाना चाहती थी पर उसे पता चलता है कि वह अपनी कार की चाबी अंदर ही भूल आई है। मेलोडी जब चाबी लेने अंदर गई तो उसे वहाँ काले कपड़ों में कोई एंटिटी कोई क्रिएचर नजर आई। इसे देखकर वह बुरी तरह डर गई थी। इससे पहले वो क्रिएचर उसे कुछ कर देता वह जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और यहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। वही सारे म्यूजिक नोट्स को लेकर अपने बॉस के पास आ चुकी थी। वह अपने बॉस को यह म्यूजिक नोट्स दिखाकर कहती है कि ये नोट्स कंप्लीट नहीं है लेकिन मैं इन्हें कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसे कैथलीन अपना म्यूजिक बनाया करती थी। उसके बॉस उसके काम से बहुत खुश थे, वह उसे इन म्यूजिक नोट्स को कंप्लीट करने का टाइम भी दे देते हैं। मेलोडी म्यूजिक नोट्स पर काम करना शुरू कर देती है और इन्हें पूरा करने के साथ साथ को कैथलीन का म्यूजिक भी सुन रही थी। इस म्यूजिक को सुनते हुए मेलोडी को दोबारा से विजन्स आना शुरू हो गए थे। इस बार उसे विशन में अपने आप देखती है जहां पर वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी एक बांसुरी बजा रही थी। जैसे ही उसका ये विशन खत्म होता है तब वह देखती है कि उसके नोट्स पूरे हो चुके थे जो उसने नहीं लिखे थे। अब वो म्यूजिक जो वह सुन रही थी उसे उस टाइम पे किसी शैतानी आवाज़ सुनाई देती है जो आवाज़ उसे सोच में डाल चुकी थी। आखिर यह क्या है, कौन है और क्या बोल रहा था।
इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए वह अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि एक डिजिटल ऑडियो स्टेशन पर काम करता था और वह म्यूजिक के आखिर में आने वाली इस आवाज़ को अपने डिजिटल ऑडियो स्टेशन से क्लियर कर सकता था। यह म्यूजिक सुनकर वह आदमी मेलोडी को बताता है कि ये म्यूजिक सबसे अलग है। कैथली ने इसे उल्टे तरीके से डिज़ाइन किया था और यह उसने अच्छा नहीं किया। ये आदमी उसे बताता है कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि म्यूजिक को उलट पलट करने से शैतानी एंटिटीज़ को बुलाया जा सकता है और ऐसा करके लोग ब्लैक मैजिक करते थे। मेलोडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है तुम बस अपना काम करो। सीन कट होकर अब हम मेलोडी के घर का सीन देखते हैं जहां पर उसकी बेटी और उसका दोस्त था। जोई का दोस्त यहां पर कैथलीन का म्यूजिक सुनता है और उसके बाद जोई को बताता है कि पता नहीं क्यों ये सुनते हुए मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है जैसे कोई ईगल स्पिरिट। खैर ये दोनों ही इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और खेलने लग जाते हैं। खेलते हुए इस लड़के को अपने करीब आती एक बॉल नजर आती है। वह नजर उठाकर जैसे इस बल के पीछे देखता है तो वहां पर एक भूत था, काले कपड़ों में खड़ा एक डरावना भूत, जिसे देखकर यह बच्चा न सिर्फ डर गया था बल्कि पूरी तरह से बदल गया था, ऐसे जैसे उसे भूत ने उसे वश में कर लिया हो। इसलिए अब वो बच्चा पूरा दिन अपने विसल से वही म्यूजिक बजता था जिसे कैथलीन ने बनाया था। रात में इसी बच्चों को अपने बेड के नीचे एक चूहा दिखाई देता है। ये चूहे के पीछे ऐसे ही वह भूत खड़ा था जैसे पहले बॉल के पीछे था। इस भूत को देखते ही यह भूत इस बच्चे को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करते हुए अपने साथ कहीं ले जाता है। उसकी मॉम जब उसे चेक करने के लिए कमरे में आती है तो घबराकर वह इस चीज की खबर जाकर मेलोडी को देती है। क्योंकि वह उसकी दोस्त थी, मेलोडी भी बच्चे के गुम होने की वजह से परेशान हो जाती है। इस परेशानी में ये लोग पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस उस बच्चे को ढूंढने में लगे थे लेकिन काफी अरसे तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता। अब तो मेलोडी को भी लगने लगा था कि उसके गायब होने के पीछे उसी म्यूजिक का कोई हाथ है। इसलिए वह ऑर्केस्ट्रा जाकर अपने बॉस को ये सच्चाई बता देती है और कहती है कि कैथलीन ने ये म्यूजिक बच्चों के लिए बनाया था लेकिन बच्चों के हिसाब से यह म्यूजिक बहुत डार्क है, हमें इसे टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये बॉस इसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वह अपने बॉस से इस म्यूजिक को कंप्लीट करने का एक दिन और मांग लेती है क्योंकि उसे भी पता था अगर उसने ये काम ना कंप्लीट किया तो ये काम किसी दूसरे को मिल जाएगा और इससे पैसे उसे नहीं मिलेंगे। मेलोडी का दूसरा कॉलीग जिसका म्यूजिक पहले सेलेक्ट कर लिया गया था, अब वह मेलोडी का म्यूजिक सिलेक्ट होता देख उससे जेलस था और ऑर्केस्ट्रा में सभी लोग वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। और जिस टाइम मेलोडी का कॉलीग म्यूजिक बजा रहा था तब हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकलने लगा और इस म्यूजिक को सुनते हुए यहाँ एक और बार मेलोडी को भी विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। इस बार विजन में वह सफेद पहाड़ियाँ देख रही थी जिन पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल था। वह विजन से जैसे ही बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसके नाक से खून बह रहा था। मेलोडी जब उस पर रिसर्च करती है तो उसे पता लगता है कि जो जगह उसने रीजन में देखी थी वह जगह जर्मनी में है और यह बात उसे पता चली थी जोई की बुक से। जोई की बुक में एक पाइपर की कहानी थी जिस पाइपर को उसके गांव में चूहे भगाने के लिए बुलाया था। इस काम के बदले गांव वाले पाइपर को पैसे देने वाले थे। पाइपर ने अपना काम करने के लिए वहां फ्लूट बजाया और सभी चूहों को वहां से भगा दिया। अपना काम खत्म करने के बाद पाइपर को पैसे मिलने चाहिए थे। यहाँ गांव वाले उसके साथ धोखा करने देते हैं और उसे कोई पैसा नहीं देते। ऐसे में पीपर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को बर्बाद कर देगा, उनकी सबसे कीमती चीज चुरा लेगा। लेकिन गांव वाले गरीब लोगों के पास कीमती चीज क्या हो सकती है उनके बच्चों के अलावा। पाइपर ही बच्चों को उनसे दूर ले जाने का फैसला करता है। पाइपर अब अपनी फ्लूट से एक म्यूजिक बजाकर उन बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन सबको एक झील के पास ले जाकर को उन सभी बच्चों को मार देता है। मेलोडी को इन सारी स्टोरी पर बिल्कुल बिलीव नहीं था। वह अभी भी अपने म्यूजिक नोट्स को कंप्लीट करने में लगी थी पर यह काम करते करते उसकी आंख लग जाती है। जोई जो कि मेलोडी की बेटी है वह अब मेलोडी के घर लाई कैथलीन के म्यूजिक को सुनती है और यह सुनते हुए उसके पीछे भी वही भूत आ जाता है जो भूत हम पहले कई बार देख चुके हैं। इससे पहले ये जोई पर हमला कर देता। जोई को अपने पीछे कुछ महसूस होने पर अपने पीछे मुड़कर देखती है और भूत गायब हो जाता है। अगले दिन जब जोई स्कूल में थी तो उसे एक वीरान जगह पर एक बॉल नजर आती है। ये वही बॉल थी जो गायब होने से पहले उसके दोस्त को भी नजर आई थी। इस बॉल को लेने के लिए जब वह उसके पीछे जाती है तो बॉल अब घूमती हुई एक बस के पास जा चुकी थी। इस बॉल को उठाकर अब जोई भी उस बस के अंदर चढ़ जाती है और बस के अंदर जोई को बैठा दिखाई देता है। पाइपर पर पीपर जोई को कंट्रोल करने के लिए फ्लूट बजाता है। उसके फ्लूट में इतनी ताकत थी कि बस के सारे शीशे टूट चुके थे। जोई जिसे कुछ सुनाई नहीं देता था वह भी इस म्यूजिक को सुन पा रही थी। जोई ये सारी बात जाकर घर में अपनी मॉम को बताती है और कहती है क्योंकि मैं वह म्यूजिक गौर से नहीं सुन पाई इसीलिए शायद मैं वश में होने से बच गई, लेकिन मेरे दोस्त ने भी गायब होने से पहले यही म्यूजिक सुना था, उसने मुझे बताया था। मोम अब तो जोई की बातें मेलोडी को भी परेशान कर रही थी। मेलोडी जो अपने घर का काम कर रही थी तभी उसे अपने कबर्ड के पास किसी की आहट महसूस होती है। जैसे ही मेलोडी उस कबर्ड के पास जाती है तो वह एंटिटी मेलोडी के ऊपर हमला कर चुकी थी। शोर सुन के जोई बाहर आती है और देखती है कि अब उसकी मॉम अजीब तरीके से बैठी हुई म्यूजिक बजा रही है और हम देख रहे हैं कि मेलोडी का पूरा फेस काला पड़ चुका है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही है, यानी साफ मतलब था कि उस एंटिटी स्पिरिट ने पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था, जो कि हो सकता था कि वह ईवल स्पिरिट या वह पाइपर इस वक्त मेलोडी के शरीर में हो।
इसी हालत में मेलोडी पागलों की तरह अपने म्यूजिक नोट्स कंप्लीट करने में लगी हुई थी और जब उसे रोकने के लिए जोई उसके पास आती है तो जोई को भी धक्का देकर फेंक देती है। जोई उससे डरी तो लेकिन डर जाने से ज्यादा बेहतर उसे अपनी मॉम को बचाना लगा, इसीलिए वह उसके सामने पड़े सभी म्यूजिक नोट्स को फाड़ देती है उसके। ऐसा करते ही मेलोडी होश में आ जाती है। सीन ऑर्केस्ट्रा में शिफ्ट होता है जहां पर मेलोडी के बॉस मेलोडी के म्यूजिक ना पूरे कर पाने से बहुत गुस्सा है। तब मेलोडी का कॉलीग अपने बॉस से कहता है कि ये म्यूजिक तो मैं भी कंप्लीट कर सकता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे। भागते हुए मेलोडी उनके पास आती है और कहती है, नहीं ऐसा मत करना, यह म्यूजिक कोई आम म्यूजिक नहीं है। वह इन दोनों को बताती है कि यह म्यूजिक नोट्स कैथलीन ने नहीं बनाए, यह म्यूजिक नोट्स किसी एविल स्पिरिट के लिखे हुए हैं और इसे कंप्लीट करने पर बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। मेलोडी का कलीगू में मेलोडी का चिढ़ में अपने बॉस से कहता है, मैंने इसकी एंडिंग भी कंप्लीट कर लिया है और रेडियो टेलीकास्ट पर हम यही म्यूजिक करेंगे। इस बार दोबारा मेलोडी के मना करने पर गुस्से में मेलोडी के बॉस मेलोडी को ऑर्केस्ट्रा से ही बाहर निकाल देते हैं। मेलोडी यहाँ से निकलने वाली थी तभी वह देखती है उसके फ्रेंड उसके नेबर में ऑर्केस्ट्रा की बिल्डिंग से ऊंचाई से गरीब झील में जंप कर दी, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा झील से जंप करते हुए गिर रहा है। वह असल में उसे बचाना चाह रही थी, लेकिन असल में पीपर ने उसे अपने कब्जे में किया हुआ था। वहां नीचे कोई झील नहीं थी, वह नीचे कुर्सियों के पास पड़ी थी, वहां गिरी थी। पीपर ने उसे इतनी आसानी से इसलिए कब्जे में कर लिया था क्योंकि यहाँ पर इसके बने म्यूजिक नोट्स बजाए जा रहे थे। मेलोडी इस लड़की के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए और यहाँ ऑर्केस्ट्रा में बैठे सभी लोगों से भी मदद करने को कहती है, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि सभी पीपर के बने उसे म्यूजिक में खोए बैठे थे। मेलोडी अब यहाँ से फौरन अपने उस दोस्त के पास जाती है जिसके पास कैथलीन के बनाए हुए म्यूजिक की रिकॉर्डिंग थी, जिनकी आखिरी में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेलोडी के दोस्त ने उस आवाज़ को क्लियर कर लिया था। इस आवाज में बोली जाने वाली लैंग्वेज इटालियन थी और उसे जुमले का मतलब था, खून खराबा ही नई जिंदगी है, जो सुनकर मेलोडी और भी ज्यादा डर जाती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि तुम दोबारा इस म्यूजिक को कभी मत सुनना। ये कहकर वह कैथलीन के घर आ जाती है क्योंकि वह ये बात समझ चुकी थी कि पाइपर जो यहाँ सबको नुकसान पहुंचा रहा है वह पहले कैथलीन के जरिए अपने म्यूजिक नोट्स को पूरा करना चाह रहा था और फिर मेलोडी और उसके ऑर्केस्ट्रा वालों के जरिए। उसे ये भी पता था कि जरूर कैथलीन ने कुछ ऐसे नोट्स बनाए होंगे जो इन नोट्स का एंटीडोट यानी वह म्यूजिक नोट्स जो पाइपर को रोक सके। यहाँ पर जोई जो अपनी पाइपर वाली बुक पढ़ रही थी, उस बुक के मुताबिक गांव वालों ने पाइपर को तो मार दिया था, लेकिन पाइपर ने बोला था कि जब तक उसका म्यूजिक जिंदा है तब तक वह बच्चों को अपने कब्जे में करता रहेगा। ये पढ़ते हुए ही पाइपर यहाँ पर जोई को भी अपने कब्जे में करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं मेलोडी का दोस्त मेलोडी के मना करने के बावजूद भी दोबारा उस म्यूजिक को सुनकर उसके दूसरे पार्ट को भी ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाता है, जिसका मतलब था जो भी मेरे जो से बच निकलेगा उससे मैं दोबारा अपना बदला लेने आऊंगा। यहाँ मेलोडी जो कैथलीन के घर पाइपर को रोकने वाले म्यूजिक नोट्स ढूंढने के लिए आई थी, उसे यहाँ कैथलीन की बहन मिलती है जो इससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम वह काम कर लोगी जो कैथलीन पिछले 50 साल से नहीं कर पाए? मेरी मानो तो दूर रहो इन कामों से, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कैथलीन का हुआ था। मेलोडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और यहाँ म्यूजिक नोट्स ढूंढने लग जाती है और उसे वॉलपेपर के पीछे बहुत से म्यूजिक नोटिस मिल भी जाते हैं। ये नोट्स देखकर मेलोडी की उम्मीद भी जाग जाती है, लेकिन कैथलीन की सिस्टर उसे यहाँ बताती है कि पाइपर के म्यूजिक का कोई तोड़ नहीं, अगर तुम्हें पाइपर का म्यूजिक सुनाई देता है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से तुम्हें अपने कब्जे में कर चुका है। पाइपर ने कैथरीन को भी अपने कब्जे में कर लिया था, उसके कब्जे में करने के बावजूद भी कैथरीन उसका एंटीडोट ढूंढती रही। ऐसे उसकी लाइफ में सब बिगड़ गया, तुम्हारी भी लाइफ बिगड़ जाएगी, मेरी बात मानो। मेलोडी ऑडियो सारे काम छोड़ दो। मेलोडी इस बार भी उस औरत की बातों पर ध्यान नहीं देती और दीवार पर लिखे नोट्स को लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है, जो कि उसे लग रहा था यही पाइपर के नोट्स का तोड़ है। वह देखती है यहाँ उसके दोस्त को भी पीपर ने अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए उसके नाक से खून आ रहा था, तो अब वो अपने कान पर भी हमला करके अपने आप को जख्मी करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मेलोडी उसे बचा लेती है। ऑर्केस्ट्रा में मेलोडी के बॉस अपनी पूरी टीम के साथ वही म्यूजिक नोट्स बचने लगे थे जो पाइपर के लिखे थे, जो वह कैथलीन से लेकर आई थी। ऐसा करते हुए यहाँ पर बैठे हुए मेलोडी की एक कॉलीग के अंदर पाइपर आ जाता है, उसकी आंखें जलने लगती है और पाइपर देखते ही देखते हैं यहाँ बैठे सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लेता है। मेलोडी ये सारी चीजें नोटिस कर चुकी थी, वो जल्दी से जाकर यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है ताकि लोग उसके कब्जे में होने से बच पाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पाइपर जिसकी बॉडी में आया था उसकी बॉडी को फाड़कर इसकी बॉडी से बाहर निकल आता है और यहाँ एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद वह यहाँ फ्लूट उठाकर बजाने लगता है, जिससे वह बच्चों को अपने कंट्रोल में किया करता था। उसके म्यूजिक बजाते ही यहाँ एक जादुई दरवाजा खुलता है और देखते ही देखते सारे बच्चे इसके अंदर जाने लगते हैं। वह पाइपर की दुनिया थी जहां उसने बच्चों को अपने कंट्रोल में करके रखा था, ये उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। मेलोडी भी मौका पाते ही पाइपर की दुनिया में चली जाती है और उसे यहाँ पर अपनी बेटी और उसका दोस्त भी मिल जाते हैं। मेलोडी देखती है कि उसकी बेटी पाइपर के इशारों पर काम कर रही थी, ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह जल्दी से जाकर अपनी बेटी को हक कर देती है और उसके कान से उसकी हियरिंग डिवाइस निकाल देती है ताकि अब वह पाइपर का म्यूजिक न सुन पाए और उसके कब्जे से बाहर निकल आए।
इसके बाद मेलोडी अब भागते हुए अपनी बेटी को उसी दरवाजे से बाहर ले आई थी जिस दरवाजे से वह उसके अंदर गए थे। जोई को यहाँ से भागते हुए पाइपर देख लेता है, वह भी जोई को पकड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन जोई कहीं छुप जाती है इससे पहले कि पाइपर जोई को पकड़ लेता। मौका पाते ही मेलोडी यहाँ पर एक फ्लूट उठाकर एक नया म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। पाइपर के म्यूजिक नोट्स को उल्टा पुल्टा कर ऐसा करने से पाइपर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वह तड़पना शुरू कर देता है और उसकी यही तड़प में उसके मुंह से बहुत सारे चूहे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जो बाहर निकलकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चूहे ने खा कर पाइपर को मार दिया था और यह सारे ही बच्चे पाइपर की कैद से आज़ाद हो गए थे। पाइपर के जादू से बाहर निकलते ही वो पाइपर के बनाए गए जादुई दरवाजे से अपनी दुनिया में वापस आ गए थे। इन्हीं बच्चों में जोई का दोस्त भी बाहर आ चुका था और पाइपर का वह दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था, यानी फाइनली पाइपर का चैप्टर बंद हो चुका है। ऐसा हम सबको लग तो रहा है, लेकिन कहानी में अभी एक लास्ट ट्विस्ट है। कहानी की आखिरी सीन में हमें जोई को दिखाया जा रहा है जो बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाने लगी है। वह इस टाइम एक पुराना म्यूजिक अपनी टीचर को सुना रही थी। टीचर भी उसके म्यूजिक से बहुत इम्प्रेस थी और इसी म्यूजिक को बजाते हुए उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाइपर की आंखें चमकती है। साफ मतलब था कि अभी पाइपर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, तो पूरी तरह जोई के अंदर था या उसने जोई को अपने कब्जे में किया हुआ था। इसे मिस्ट्री के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।